हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानिया नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे वापस एक नए चैप्टर के साथ। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक बहुत अच्छी जगह पर। कहाँ पर बेसिकली ले जाने नहीं वाली हूँ मैं, आज आपको दो गाथाएँ बताने वाली हूँ। बहुत ही जिसको आप कहते हैं एफिशिएंट दो महिलाओं की, ठीक है। और किस तरह उन्होंने अपने हिम्मत से, अपने हौसले से पूरी दुनिया पे अपना, आप कह सकते हैं कि अपना लोहा जो है पूरी दुनिया से मनवाया, ठीक है। और मैं क्या, मेरे साथ साथ ये जो है पीछे भाई साहब ये भी आ चुके हैं आपका वेलकम करने, ठीक है। आ गए हैं बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल जैसे आ जाते हैं और हमेशा हमें कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। आज हमें दो लोगों से मिलवाने लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब लेके कहाँ जा रहे हैं, इसमें दो लोगों की स्टोरी है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कि एक तो हम बात करने वाले हैं हमारी द वेरी ओन इंडियन, हमारी खुद की जो माउंटेनियर हैं उनके बारे में, ठीक है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में स्थापित किया है। संतोष जी, उनसे मिलवाने वाला है ये आज हमें। और ये जो मैस्कॉट है हमें आज एक बहुत एस टेनिस प्लेयर से मिलवाने वाला है जिसका नाम है मारिया शरापोवा, राइट। मारिया शरापोवा की फ़ैन जो है, फ़ैन बेस जो है वो इतना बड़ा है उनका कि आई एम श्योर उनको कुछ भी बताने की ज़्यादा उनके बारे में ज़रूरत नहीं है। और यही होना चाहिए संतोष जी के बारे में भी, क्योंकि वो क्या होता है ना कि जो चीज़ हमारी खुद की होती है हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है ना। जैसे वो सुनील छेत्री, हम उनको दुनिया उनको मानती है, हम इंडियंस उनको नहीं मानते। हमें लगता है कि भाई हम बात करते हैं डेविड लाइक क्या बात करते हैं, डेविड लाइक बेकहम नहीं, हम बात क्या करते हैं बेंडेड लाइक बेकहम, डेविड बेकहम की, ठीक है। हमें सुनील छेत्री से उतना मतलब नहीं होता, उतनी बात हम नहीं करते। उसी तरह जो संतोष जी हैं उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ वो फीट हासिल किया जो कि किसी भी महिला को नहीं है ठीक है। लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को उतना बड़ा नहीं समझते, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला फंडा आ जाता है हमारे साथ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करना कोई छोटी मोटी फीट नहीं होती। तो आज हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही बहादुर और बहुत ही कर्मठ जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अब ये जो है इसका नाम जो है बिल्कुल सही है, टाइटल आप पढ़ पा रहे हैं, ये आपकी क्लास 9th की जो आपकी मेन इंग्लिश रीडर बुक है। और क्या नाम है उसका, द बी हाइव, उसमें से लिया गया है रीच फॉर द टॉप। और उसका चैप्टर नंबर 8 जो है हम करने वाले हैं। वन शॉट है, वन शॉट ऑफ कोर्स आप समझते हैं किस तरह से करते हैं हम। मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब मेरा जो मेथड है, जो ऑपरेशन मेथड है वो क्या है कि मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको समरी नहीं बताती, मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे एक्सट्रैक्ट नहीं बताती, मैं आपको पूरा चैप्टर रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी पार्ट कहीं से भी आए तो आपको समझ में आए, आपको ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ मिस हो रही है, वो चीज़ मिस हो रही है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जब आपको पूरा चैप्टर पता होगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं and that would become very easy for you, right? So with this we will begin our chapter. आप ये देख पा रहे हैं ये जो आपको वो नज़र आ रहा है, जो आपको जो पिक्चर है, जो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिफाइड पिक्चर है वो आपको समझ में आ रही है कि एक माउंटेनियर हैं और वो जो आप कह सकते हैं कि वो फतह कर चुकी हैं, एक समिट अपना जो है वो फतह कर चुकी हैं। एंड शी इज़ सो ग्लैड एंड हैप्पी एंड इलेटेड बियॉन्ड वर्ड्स। और इसी तरह की एक जो है स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेते हैं संतोष यादव जी की। संतोष यादव जी जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत का तिरंगा लिए हाथ में, ठीक है। और आप सोचिए कितना गौरव का पल होगा, कितना इलेटेड, कितना प्राउड मोमेंट उनके लिए होगा जब उन्हें तिरंगा जो है वो माउंट एवरेस्ट पे फहराया होगा। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जीवन से जुड़े हुए जो किस्से हैं हम वो यहाँ पे साझा करने वाले हैं। और इस उम्मीद से साझा कर रहे हैं कि जो आप लोग हैं आपकी एज में, यू विल गेट इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी, नॉट जस्ट हर स्टोरी बट इवन मारियाज स्टोरी। और आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से जब दो लोग निकलते हैं तो उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं होती, वो भी आपकी मेरी तरह हार्ड मास के इंसान होते हैं। एंड दे कम फ्रॉम अ वेरी काइंड ऑफ अ नॉर्मल अपब्रिंगिंग एंड नॉर्मल लाइफ, एंड स्टिल व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज़ द डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट दैट दे हैव, कि उनको ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, राइट। तो वो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन। तो हम स्टार्ट करते हैं संतोष यादव की स्टोरी के साथ। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है।
अकेली ऐसी महिला ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, राइट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया, एक बार नहीं बल्कि दो बार। ठीक है। नाउ शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड द डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। अब इसके बारे में कहा जा रहा है इनके बारे में कि इनका जन्म एक ऐसे परिवार में, एक ऐसी समाज में हुआ, एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पे बेटों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है। मीन्स जहाँ पे ये बोला जाता था कि बेटे जो हैं वो परिवार का या कुल का नाम आगे बढ़ाते हैं, या वो परिवार को आप कह सकते हैं एक तरह की प्रसिद्धि या एक तरह का ऑनर जो है वो बेटों में होता है, बेटियों के जन्म में नहीं होता। अब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उनको कर्स तो नहीं माना जाता था, इतनी एडवांस फैमिली तो थी दैट द बर्थ ऑफ द डॉटर वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ कर्स, बट वो बहुत वेलकम नहीं होता था, मीन्स उसको बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता था। दिस वॉज ऑल्सो द केस। ठीक है। व्हेन अ मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग assumed that she wanted a son. अब जब उसकी माँ, जब संतोष की मदर एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, लाइक शी वॉज प्रेगनेंट विद संतोष, उस टाइम पे होली मैन मीन्स आप कोई कह सकते हैं कोई संत फकीर हो सकते हैं, राइट। होली मैन जो कि आप कह सकते हैं ट्रैवलिंग होली मैन, जो कहीं आ रहे थे या जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने अपने आशीर्वाद जो है उनकी माँ को दिया और ये प्रिज्यूम करते हुए दिया कि उनका पुत्र होगा या वो बेटा चाहती हैं। ठीक है। नाउ बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे सबके सरप्राइज़, जो आसपास के लोग थे सबको एक तरह का सरप्राइज़ हुआ। सब लोग आप कह सकते हैं कि एक तरह से सरप्राइज़ थे ये देख के, ये सुन के कि जैसे ही वो होली मैन जो थे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र होगा या बेटा होगा, है ना, तो वो वहाँ पे जो बच्चा होने वाला था उसकी होने वाली जो नानी या दादी थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी और सबके सरप्राइज़ के लिए, सबको मतलब एक तरह से वो काफ़ी सरप्राइजिंग था या काफ़ी शॉकिंग था जब उन्होंने ये कहा, वो जो आसपास खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको बेटा नहीं चाहिए। ठीक है। द होली मैन वॉज नॉट सरप्राइज्ड, मतलब होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, सॉरी, अब वो जो होली मैन थे जिनको आप कह सकते हैं कि संत फकीर महात्मा जो भी आप कहते हैं कि जो भी आशीर्वाद दे रहे थे साधु संत, वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये बात नहीं सुनी थी, है ना। जितने भी लोग होते हैं, जिस तरह का समाज था उसमें ये बात होती है कि भाई बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, परिवार का नाम जो है आगे बढ़ना चाहिए, कुल का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा तो होना ही चाहिए। तो वहाँ पर जब वो जो महिला ने कहा कि भाई हमको बेटा नहीं चाहिए, तो बहुत सरप्राइजिंग था, ना कि सिर्फ जो आसपास लोग थे उनके लिए, बल्कि वो जो संत थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। ठीक है। नेवरलेस he gave the requested blessing and as the destiny would have it the blessing seemed to work. बट खैर वो सरप्राइज़ हुए, लेकिन फिर उन्होंने जब सुना ये कहा गया तो उन्होंने वो जो ब्लेसिंग है कि भाई उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा नहीं, तुमको एक अच्छी सी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए। ठीक है। उन्होंने वो ब्लेसिंग दी और वो ब्लेसिंग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि काम कर गई, कारगर हुई और संतोष जी का जन्म हुआ। ठीक है। नाउ संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 sons, अ सिस्टर टू 5 brothers. अब यहाँ पे नॉट सरप्राइजिंग इनफ, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उनकी नानी या दादी ने क्यों कहा कि भाई हमको और एक बेटा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके 5 भाई थे और संतोष का जब जन्म हुआ तो 5 भाइयों की अकेली बहन थी। ठीक है। शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। अब अगर आप बात करते हैं तो हरियाणा में आज भी, इस टाइम पे भी जब हम बात करते हैं तो जेंडर रेशियो बहुत बड़ी फाइट है। अगर आप इंडिया में बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जेंडर रेशियो हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा, अगर आपको अनुपात की बात करते हैं ना, जिसमें कितनी महिलाएं हैं इतना पर 1000 मेल, तो वो अगर आप अनुपात की बात करते हैं तो हरियाणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो। ठीक है। तो आपको ये पता चलता है, अब आपको पता चलता है कि वो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, रेवाड़ी में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। The girl was given the name संतोष which means contentment. अब लड़की का नाम क्या है, क्या रखा गया, संतोष। अब आपको एक और चीज़ पता चलती है कि संतोष जो है वो यूनिसेक्स नाम है। ठीक है। अगर आप संतोष यादव, अगर आपको ये नहीं पता हो कि वो एक महिला है, तो आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आती है जब आता है कि संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू नो कि काफ़ी लोगों को लगता था कि हम किसी लड़के की या किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, राइट। सो नॉट मेनी पीपल वर अवेयर ऑफ इट कि संतोष यादव जो है बेसिकली एक वुमेन माउंटेनियर है
हैं भारत से, ठीक है। तो इट्स अ यूनिसेक्स नेम। अब इनका मतलब होता है संतोष, मतलब कंटेंटमेंट, मतलब आपको ये कह सकते हैं संतोषी जीव आप कहते हैं, जो कि बहुत ही कंटेंटेड प्राणी होता है, उसको आप कहते हैं संतोषी जीव है, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद अ प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष जो है उन पर उनका नाम का असर थोड़ा कम था, और वो आप कह सकते हैं कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं थी विद द प्लेस इन हर लाइफ, ठीक है। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जहाँ पे वो रह रही थी, उस जगह से या उसके आसपास की जो सराउंडिंग थी उसको लेके वो बहुत ज़्यादा संतोष उनको नहीं था। शी वॉज नॉट वेरी कंटेंट विद द वे शी वॉज लिविंग, और उनके आसपास की जो दुनिया थी उसको लेके। शी बिगैन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि वो अपनी जीवन जो है वो अपने तरह पे या अपनी गति से वो अपना जीवन जीने लग गई, ठीक है। एंड शी प्रेफर टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन अकॉर्ड, मीन्स उन्होंने अपना वे जो है वो चूज़ किया, हाउ शी वांटेड टू लिव एंड हाउ शी वांटेड टू ड्रेस अप, सब रेफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं वे अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। अब वहाँ पे क्योंकि आप सोच सकते हैं गाँव, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा देहात, जिसमें वो भी हरियाणा जैसी जगह का, जहाँ पे लोग आज भी महिलाएं जो हैं वो घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं, वहाँ पे आज भी लड़कियाँ जो हैं ट्रेडिशनल सलवार कुर्ता आपको पहने हुए दिखती हैं। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ये नहीं पहनूंगी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं शॉर्ट्स पहन के रहूँगी, ठीक है। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड दैट इफ़ आई चोज द करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। और उन्होंने अपने बारे में कहा आज की डेट में, लुकिंग बैक मतलब जब वो अपने बचपन के बारे में याद करती हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि उन्होंने कहा कि भाई शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड, मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छे से, मैं डिटर्मिन्ड थी इस बात को लेके कि अगर मैं सही रास्ता चुनती हूँ या मैं करेक्ट पाथ, और रैशनल पाथ मतलब जो सही रास्ता है, रैशनल का मतलब है सही, सिर्फ एक उजड़ होके या सिर्फ एक ज़िद में कोई चीज़ नहीं, लेकिन जिसका रैशनल है, जिसके पीछे कोई तर्क है, कोई सेंस है, अगर मैं वो रास्ता चुनती हूँ तो फिर मेरे आसपास की जो दुनिया है उसको बदलना होगा, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि उनके आसपास का जो माहौल था ना घर का, वो इस तरह का नहीं था कि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने की कोई आवश्यकता है। तो हुआ क्या बेसिकली कि ऑल्दो वो अफोर्ड कर सकते थे, ऑल्दो उनके पास पैसे की कोई ऐसी तंगी या कमी नहीं थी, पर उनको भेजा नहीं गया। संतोष को बेसिकली लोकल जो वहीं का उनका जो लोकल स्थानीय जो उनका स्कूल था, पाठशाला, वहीं पर उसको उनको अध्ययन करना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. अब ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं बचपन से अखरती थी, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे में तो वो कुछ नहीं कर सकती थी इसका, लेकिन बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जिस भी तरह से इस पूरी व्यवस्था के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा सकती हैं या जिस भी तरह से इसको फाइट आउट कर सकती हैं, उन्होंने जब सही मौका आया तब उन्होंने वो चीज़ डिसाइड की और उन्होंने वो करना तय किया, ठीक है। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड मतलब जो सही मौका आया तब उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई, उसके लिए उन्होंने कुछ किया। एट द राइट मोमेंट केम एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और सही वक्त कब आया, उन्होंने इंतज़ार किया जब तक वो 16 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त नहीं कर ली। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन अ विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। अब 16 साल की आयु में क्या होता था, अगर आज भी देखते हैं आप हरियाणा में, हरियाणा राजस्थान, आज भी चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इन जगहों पे, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं स्थानीय शहरों में, जैसे हमने वो कौन सी मूवी थी ना, वो आमिर खान वाली कौन सी मूवी है वो जिसमें हमने देखा था, वो फोगाट सिस्टर वाली दंगल, ठीक है। तो दंगल में भी वही बात होती है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है, शादी कर दी जाती है, और वो जो दो बच्चियां थी गीता और बबीता, उनकी सहेली की किस तरह से शादी कर दी जाती है, और तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके कम से कम, वो उसकी सहेली बोलती है कि कम से कम तेरे बापू ऐसे तो हैं कि वो तेरे लिए, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं पूरी दुनिया से, वरना नॉर्मली लड़कियों को तो जो उम्र उनकी खेलने कूदने की होती है वहाँ पर उनको शादी और चूल्हे चौके में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये एक्चुअली एक रियलिटी है, ठीक है, मतलब ये कोई सिर्फ कहने की या फिल्मों की बात नहीं है, ये सच्चाई है। और वो उस फिल्म में भी वो ट्रू इवेंट पे बेस्ड थी, राइट। आपको यहाँ पे समझ में आता है कि 16 पे जब सब लड़कियों की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, संतोष वॉज अंडर द प्रेशर, जाहिर सी बात है 5 बहनों भाइयों की बहन थी, तो समाज का भी, आसपास का भी, माता पिता का भी, सबका प्रेशर था उनके ऊपर कि भाई तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो रही है, तुम भी शादी कर लो, ठीक है। तो ये उनके ऊपर भी प्रेशर था। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन अ माइंड। और इसमें अगर देखते हैं तो शादी इतनी कम उम्र में उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, मतलब दैट वाज परहैप्स द लास्ट ऑफ द थिंग्स शी एवर थॉट ऑफ, मतलब द लास्ट ऑफ द थिंग्स मीन्स कि वो किसी भी चीज़ के बारे में उनके दिमाग में ख्याल आया लेकिन इसके बारे में नहीं आया।
She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया. थ्रेटन मीन्स उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकाया कि भाई अगर आप मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं ढंग से, और मेरी अगर पढ़ाई लिखाई पे आपने ध्यान नहीं दिया, और मुझे अगर अच्छी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, एकेडमिकली मैं साउंड नहीं रही, तो मैं जीवन में कभी भी विवाह नहीं करूँगी. ठीक है. नाउ शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली. फाइनली उनके पेरेंट्स जो है वो मान गए. फाइनली उनके पेरेंट्स ने गिव अप कर दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, बहुत ज़िद्दी लड़की है, कह रही है कि अगर अच्छे से नहीं पढ़ाओगे लिखाओगे तो मैं ब्याह ही नहीं करूँगी पूरे जीवन. तो उन्होंने फाइनली हथियार जो है अपने डाल दिए और इनको कहाँ भेजा गया? इनको पढ़ने के लिए भेजा गया दिल्ली. ठीक है. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली. वेयर हर पेरेंट रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ अ प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. अब हुआ ये कि इनके पेरेंट्स ने इनको भेज तो दिया, ठीक है, मान ही नहीं रही है, तो भाई ये हुआ कि भाई चले जाओ, ठीक है. लेकिन उनके फादर ने क्या बोला इनसे? इनके फादर ने कहा कि तुम चली जाओ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के जो पैसे हैं, है ना, जो तुम्हारी फ़ीस के और वहाँ पे रहने वहने का जो भी खर्च होगा दिल्ली में, वो हम तुम्हें नहीं देंगे. अगर तुम्हें इतना शौक आ रहा है पढ़ने का तो अपने आप पढ़ो. ठीक है. जो भी तुम्हारा खर्चा है नहीं है, हम कोई खर्चा तुम्हारा नहीं उठाएंगे. उनको लग रहा था कि ऐसा बोलेंगे तो संतोष जो है वो ऑब्वियसली लड़की है, कभी घर से बाहर नहीं निकली, पीछे हट जाएगी डर के. लेकिन संतोष ने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है, आप मत दो, मैं अपना वर्क करूँगी, मैं अपना पार्ट टाइम जो है अपनी नौकरी वोकरी करूँगी, बाकी मैं अपना स्कूल फीस जो भी है, जो मुझे पैसे जमा करना है, मैं खुद करूँगी. ठीक है. हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. अब जब ये हुआ भाई कि उसने कहा कि नहीं मैं तो पार्ट टाइम करूँगी, आप मत दो पैसे, नहीं देना आपको पैसे, आप मत दो, लेकिन फिर मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर. तो फाइनली इस पर भी उसके फादर जो है वो फिर वो तैयार हो गए. उनके पेरेंट्स जो है कहने लगे कि ठीक है भाई, अब तो मान नहीं रही है, बहुत ही ज़िद्दी लड़की है, अब जा रही है तो ठीक है, हम पैसे भी दे देंगे. ठीक है. तो वो फीस की इंतज़ाम भी हो गया. आगे देख लेते हैं. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. ठीक है. संतोष पास दी हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. ठीक है. अब वो कहाँ पे गई? उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर ली और उसके बाद वो चली गई जयपुर. ठीक है. अब जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ पे उनको शी गॉट द रूम एट कस्तूरबा हॉस्टल. अब क्या हुआ? शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स. ठीक है. अभी बाद में वो जो याद कर रही हैं तो अपनी मेमोयर एक तरह से साझा कर रही हैं, और वो कहते हैं कि अरावली हिल्स जो थी वो दिखाई देती थी कस्तूरबा हॉस्टल से. अब अरावली हिल्स क्या है? अरावली हिल्स हम जानते हैं कि हमारी रेंज है, हिल्स हैं, हिल रेंज है हमारी, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी प्राचीन, मतलब इनफैक्ट काफ़ी क्या बहुत पुरानी, सबसे पुरानी जो रेंज है वो हमारे यहाँ अरावली रेंज मानी जाती है, और सिर्फ भारत की नहीं विश्व की मानी जाती है ना. और वो आपको मालूम है कि नॉर्दर्न इंडिया में है. तो आपको ये पता चलता है कि कस्तूरबा हॉस्टल से जहाँ वो रहती थी वहाँ से सामने अरावली हिल्स दिखाई देती थी. अब I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. अब क्या हुआ कि वहाँ पे वो बैठे बैठे नॉर्मली देखा करती थी, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ जो स्थानीय लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो जाते हैं और एक पॉइंट पे उसके ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ पे वैनिश हो जाते हैं. ऐसा लगा कि जैसे वहाँ जाके गायब हो जाते हैं. तो अब बहुत ज़्यादा इंट्रीग हुई वो उस चीज़ से. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार सोचा कि मैं खुद इसको चेकआउट करती हूँ कि बेसिकली ऐसा क्यों है कि लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं. ठीक है. अब उनको कुछ बहुत ज़्यादा लोग तो मिले नहीं, उनको मिले माउंटेनियर्स. ठीक है. अब उनको कुछ माउंटेनियर्स मिले, और माउंटेनियर्स जो थे उन्होंने कहा कि क्या मैं, जो माउंटेनियर्स कौन, जो लोग माउंटेन को क्लाइम करते हैं. ठीक है. तो उन्होंने उनसे जाके पूछा कि क्या मैं आपके साथ ही माउंटेन क्लाइम कर सकती हूँ, या मैं आपके साथ अरावली पे चढ़ाई कर सकती हूँ. और टू द प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब वो बड़ी प्लेजेंटली सरप्राइज हुई है जान के कि उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकती हैं. और ना सिर्फ उन्होंने कहा कि आप कर सकती हैं, बल्कि एक तरह से उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल बहुत अफर्मेटिव वे में, मतलब अच्छे खासे आप कह सकते हैं अफर्मेशन के साथ, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने कहा, मोटिवेटेड वे में उन्होंने कहा और मोटिवेट किया उनको कि आप क्लाइंबिंग ले सकती हैं या आप भी क्लाइंबिंग कर सकती हैं. ठीक है. तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट, या आप कह सकते हैं कि एक जो बीज है ना, वो यहाँ से शायद पड़ गया था. वो जो अरावली रेंजेस जो दिखती थी जयपुर में उनके हॉस्टल से, वहाँ से कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ प्रेरणा जो थी वो उनको मिली. एंड शी काइंड ऑफ गॉट वेरी मोटिवेटेड एंड शी गॉट काइंड ऑफ वेरी एक्साइटेड टू सी दोज अरावली रेंजेस, एंड दैट इज़ वेयर अ माउंटेनियर इन हर वाज बॉर्न. राइट. आगे देखते हैं.
देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन यंग गर्ल। मतलब जैसे मैंने कहा कि वहाँ से शुरुआत हो गई थी, ठीक है, वहाँ से आप कह सकते हैं कि वहाँ के बाद फिर उन्होंने दोबारा पलट के नहीं देखा। अब ये जब हम लाइन लिखते हैं देयर वॉज नो लुकिंग बैक, देयर वॉज नो लुकिंग बैक का मतलब होता है कि बस यहाँ से जो है वो शुरुआत हो गई और यहाँ से फिर वो अपनी, आप एक कह सकते हैं, अपनी हाइट्स को स्केल करती चली गई, है ना। यहाँ पे क्वाइट लिटरली भी आप इस बात को ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी हाइट्स को स्केल वो करती चली गई और यहाँ से वापस उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा या वापस यहाँ के बाद उन्होंने कभी फेलियर का मुंह नहीं देखा। इसका मतलब होता है नो लुकिंग बैक, ठीक है। डिटर्मिन यंग गर्ल, शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन द कोर्स एट द उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आ गया कि अब ये जो है लक्ष्य जो है वो क्लियर हो गया, तो फिर उन्होंने अपने पैसे जो है वो सेव किए और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनरोल किया एक कोर्स में जो कि उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में हो रहा था, ठीक है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल but it ended on the 19th of May and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st, so I did not go back home. Instead I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. अब वो ये बताती हैं कि एक्चुअली हुआ क्या कि जब उन्होंने एनरोलमेंट कराया उत्तरकाशी में तो उनके कॉलेज सेमेस्टर जो थे जयपुर में वो ख़त्म हो रहे थे अप्रैल में, लेकिन समहाउ वो 19 मई तक जो है वो खिंच गए, ठीक है। तो अब उनको क्या था, उनको बेसिकली 19 मई तक खिंच गए, उसके बाद उनको सीधे 21 मई को जो था वो उत्तरकाशी में ज्वाइन करना था। मतलब उनके पास कोई समय ही नहीं बचा। पहले उन्होंने ये सोचा था कि अप्रैल में उनके सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो घर जाएंगी, वहाँ पे वो अपने फादर को बात करेंगी, कन्विंस वगैरह करेंगी, उसके बाद वो उत्तरकाशी ज्वाइन करेंगी। लेकिन डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स, ठीक है। उनके जो एग्जाम्स थे वो खिंचते खिंचते कहाँ तक चले गए, वो अप्रैल से जो एग्जाम खत्म होने वाले थे वो खिंचते खिंचते मई तक पूरे चले गए, ठीक है। और हार्डली उनके पास एक दिन का बीच में समय बचता है। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि अब मैं घर नहीं जाती, अब मैं सीधे यहाँ से उत्तरकाशी जाती हूँ। उत्तरकाशी वो चली गई। अब उन्होंने घर पे बताया नहीं था, ना उन्होंने एडमिशन का बताया था, ना वो कुछ ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही हैं, सोच रही हैं, उन्होंने ये बताया था अपने फादर को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फादर को एक्चुअली फिर एक लेटर लिखना पड़ा, लेटर ऑफ अपॉलॉजी। लेटर ऑफ अपॉलॉजी मीन्स उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। लेटर के माध्यम से उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी कि मैंने आपकी परमिशन के बिना या मैंने आपकी अनुमति के बिना, कंसेंट के बिना मैंने इस तरह के कोर्स में खुद को एनरोल कर लिया है, ठीक है। मैंने उनकी परमिशन सीख नहीं की थी। कंसेंट क्या होता है, परमिशन। Now, thereafter संतोष went on to the expedition every year. अब वहाँ के बाद आप कह सकते हैं कि फिर एक बार वहाँ पहुँचने के बाद संतोष एक्सपीडिशन, जो माउंटेन एक्सपीडिशन होते थे, वहाँ पे she went every year, हर साल जाने लगी। Her climbing skills matured rapidly, और ये होने के बाद उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स, जो उनकी आप कह सकते हैं माउंटेनियरिंग करने की जो उनकी स्किल्स थी, धीरे धीरे ऑब्वियसली वो कर रही थी, तो वो होन होती जा रही थी। शी वॉज गेटिंग बेटर एट इट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक्सपीडिशंस करने लगी, जैसे जैसे वो एक्सपीडिशंस पे जाने लगी, उनकी स्किल्स भी धीरे धीरे बेटर होती गई विद टाइम, ठीक है। बेटर भी होती गई, एक परिपक्वता आती गई उनमें, जिनको हम कहते हैं ना मैच्योरिटी, एक मैच्योरिटी उनमें आती चली गई और वो रैपिडली मैच्योर होती चली गई, ठीक है। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में एक कोल्ड, है ना, जब आप स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में आप माउंटेनियरिंग करते हैं और हाई रेंजेस में करते हैं, आप हिमालयन रेंजेस में आप माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, एंड दिस इज़ इफ़ यू वांट, तो आपको एक रेजिस्टेंस जो है वो होना चाहिए आपकी बॉडी में, जो एक नॉर्मल एवरेज रेजिस्टेंस माउंटेनियरिंग की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन्स आपको जो ठंड बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़नी होगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ना होगा। और हाई एल्टीट्यूड मतलब जितनी ऊपर आप जाते जाते हैं उतनी सांस की या ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को आपको एक्लेमेटाइज करना होगा। तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि उनकी, आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल रेजिस्टेंस जो थी उनकी बढ़ती जा रही थी और एल्टीट्यूड में वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो थी उनकी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल। अब यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं इक्विप्ड विद एन आयरन विल, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विप्ड विद एन आयरन विल मतलब ऐसी चीज़, ऐसी आप कह सकते हैं ऐसे दृढ़ निश्चय या क्षमता या इतनी आप कहते हैं कि दृढ़ता अपनी बात को लेके या अपने जज्बे को लेके या अपनी जो उसका जो लक्ष्य था उसको लेके कि उसको कोई हिला नहीं सकता था, उसको हम कहते हैं आयरन विल। आयरन विल मतलब हम इंदिरा गांधी को कहते हैं ना लेडी विद आयरन विल, उसके लिए जो बहुत ही डिटर्मिन्ड इंसान होता है, जो अपनी बात में
बहुत खरा होता है और बहुत दृढ़ होता है, जिसमें दृढ़ता बहुत होती है, जिसमें उसको हम कहते हैं अ पर्सन विद अ आयरन विल। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रोवोक्ड शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। अब उन्होंने अपनी एक, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं और इतने हाई एल्टीट्यूड पे जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं, आप ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी शारीरिक क्षमता जो होती है, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस, उसके साथ साथ आपकी मेंटल एंड्योरेंस होना भी बहुत अनिवार्य है। मीन्स यू नीड टू हैव अ मेंटल फोकस, यू नीड टू हैव अ मेंटल टफनेस, और आपको ये चीज़ बार बार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। ठीक है, द कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 4 साल के अंदर, मतलब 4 साल कब, जब वो अरावली माउंटेन जब उनके हॉस्टल के रूम से दिखती थी और उन्होंने माउंटेनियर से पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, मात्र उसके 4 साल के अंदर अंदर उनके पास, आप कह सकते हैं कि उनकी जो हार्ड वर्क है या सिंसियरिटी है, उसने अपना रंग दिखाया या उसने अपना जादू जो है वो चला दिया। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। अब आप ये समझ सकते हैं कि मात्र 20 साल की आयु में, मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव ना सिर्फ दुनिया में पहली महिला, जो भारत की पहली महिला थी, बट वो विश्व की पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया या सबमिट किया। ठीक है, तो कितना गौरव का क्षण जो था वो भारत के लिए होगा, हमारे लिए होगा, जब आप ये सोच सकते हैं कि एक महिला जो कि भारत से थी, जिसने 4 साल पहले सोचा भी नहीं था कि वो माउंटेनियरिंग कर सकती है, वो आज माउंट एवरेस्ट को उसने फतेह कर लिया था या माउंट एवरेस्ट को उसने सबमिट कर लिया था। If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her special place in the heart of fellow climbers। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमने बात की कि उनकी एक फिजिकल फिटनेस का लेवल जो था वो बहुत डिफरेंट था एज एन शी वॉज वेरी very stringent about her routine। She was very focused when it comes to her physical strength, physical endurance। उनका जो altitude या cold bearance क्षमता थी वो उन्होंने बहुत बढ़ा ली थी। उनकी mental strength जो थी वो बहुत strong थी, और climbing जो उनकी skills थी वो बहुत on point थी, right। और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने उनके सीनियर्स के नज़र में उनकी जो इज्जत है बहुत बढ़ाई, और कहीं ना कहीं उनके सीनियर्स इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते थे that she always took she always walked that extra mile to get where she wanted to get in life, right। तो ये कहीं ना कहीं उनके सीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उनको इम्प्रेस किया उनके सीनियर्स को इन चीज़ों ने, इन खूबियों ने। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो उनका एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उनका ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर स्केच है उसकी बात कर रहे हैं। जो उनका ह्यूमन बिहेवियर था, जैसे कि वो दूसरों की परवाह करती थी या फिक्र करती थी, या वो सबको साथ लेके चलना चाहती थी, जो उनके फेलो कोलीग्स थे उनके बारे में वो सोचती थी, उनके बारे में वो फिक्र करती थी। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने सीनियर्स के साथ साथ जो उनके प्रोफेशनल स्किल्स ने सीनियर्स को इम्प्रेस किया, उतना ही इन चीज़ों ने उनके फेलो क्लाइंबर्स को बहुत ज़्यादा उनसे जोड़ा, या कहीं ना कहीं उनकी नज़र में उनकी संतोष की एक स्पेशल जगह जो है वो बनाई। ठीक है, अब जैसे इंस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1992 में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 1992 मिशन, एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि ड्यूरिंग 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था उस टाइम पे संतोष यादव ने स्पेशल केयर जो है प्रोवाइड की थी अपने फेलो क्लाइंबर को, जो कि कहाँ पे था, साउथ कोल में। अब साउथ कोल क्या है, बेसिकली आप कैंप 4 इसको कहते हैं। ये तकरीबन आप मान सकते हैं जब आप माउंट एवरेस्ट को सबमिट करने जाते हैं तो ये एक ग्लेशियर है, ठीक है, जिसकी अगर आप ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो तकरीबन 26,400 फिट के आसपास की ऊंचाई पर है। ठीक है, और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर उनकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उनको बचा नहीं पाई। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप बात करते हैं, एक दूसरे क्लाइंबर थे, फेलो क्लाइंबर थे, मोहन सिंह, वो अगर आप कह सकते हैं कि उनको तकरीबन यही चीज़ उनके साथ भी हो सकती थी अगर संतोष ने अपना ऑक्सीजन जो सिलेंडर है जो वो लेके गई थी, अपनी ऑक्सीजन उनके साथ नहीं शेयर की होती तो वहाँ पे उनको भी बचाना असंभव हो जाता। Who would have met with the same fate had she not shared oxygen with him? Who would have met with the same fate? मतलब same fate as who? The climber whom she was trying to save at the South Pole। लेकिन उनको तो नहीं बचा पाई, लेकिन मोहन सिंह को बचाने में सक्सेसफुल हो गई थी। तो ये 2 इंसिडेंसेस हैं जो आपको संतोष की लाइफ के बारे में बताते हैं, आपको उनका कैरेक्टर स्केच देते हैं एज अ माउंटेनियर और एज अ पर्सन।
Within 12 months, Santosh found herself a member of Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. ठीक है? She then scaled Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled Everest twice and securing herself in India a unique place and the annals of mountaineering. अब आपको पता चलता है कि इसके बाद 1992 में उन्होंने फतह कर ली, वो दुनिया की पहली महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, लेकिन उसके बाद 12 महीने, ठीक है, नेक्स्ट विद इन 12 मंथ्स संतोष अपनी जगह जो है इंडो नेपलीज वुमेंस एक्सपीडिशन में उन्होंने अपनी जगह बना ली और उनको दोबारा जो है वो इनवाइट किया गया माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए, स्केल करने के लिए। ठीक है, उन्होंने दोबारा इस पूरी एक्सपीडिशन टीम के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट को फिर से फतह किया और आप कह सकते हैं कि वो इसके साथ वो दुनिया में, विश्व में पहले तो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अब वो विश्व में अकेली ऐसी महिला हो गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह 2 बार किया, हु scaled Mount Everest twice in her career and securing for herself in India a unique place। अगर आप बात कर सकते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपने लिए, पर अगर आप बात करते हैं तो पूरे विश्व में भारत का बहुत बड़ा उन्होंने नाम किया, अपने तिरंगे को उन्होंने बहुत ऊपर लहराया, क्योंकि आप आज की डेट में कह सकते हैं कि एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब अगर आप कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी ऑफ माउंटेनियरिंग या माउंटेनियरिंग के इतिहास में ये जो है ये उपलब्धि किसी को भी, किसी भी देश की दर्ज नहीं है कि कोई एक महिला वहाँ पे माउंटेनियर जो है उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। एंड रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जब हम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स की बात करते हैं तो भारत में 4 सिविलियन ऑनर्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और क्या, और आपके अब नाम आता है भारत रत्न का। और इस चीज़ को, इस फीट को उनकी रिकग्नाइज करने के लिए, इस एक्सेप्शनल फीट को उनकी रिकग्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, उनके ऊपर पद्मश्री कॉन्फर किया गया। Now, describing her feeling when she was literally on the top of the world, Santosh has said. अब describing her feeling when she was literally, यहाँ पे मतलब literally on the top of the world, जब हम कहते हैं I am on the top of the world, तो हमारा मतलब जो होता है वो literal नहीं होता है ना, हम literally दुनिया के ऊपर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो आपको मालूम है टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है तो लिटरली दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा है, राइट। तो ये बोला जा रहा है कि when she was asked about her feelings when she was literally at the top of the world, जब वो लिटरली पूरी दुनिया के शिखर पे थी, जब पूरी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे जब वो खड़ी थी तो उनको क्या भावनाएं आ रही थी, अगर उनसे पूछा गया तो संतोष ने कहा इट टुक सम टाइम फॉर द enormity ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। उन्होंने कहा कि एक तो enormity ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब कुछ उनको ये समय लगा समझने में कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जिसको आप कहते हैं कि इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ी फीट है, ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये समझने में, ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा, इसको कहते हैं आप थोड़ा सा सिंक इन होने में इनको समय लगा। देन आई अनफर्ल्ड the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। फिर roof of the world मतलब माउंटेन, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी की। फिर उन्होंने अनफर्ल किया मतलब क्या, अपना तिरंगा जो है उन्होंने ऊपर वहाँ पे सबसे ऊंची, जिसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, किसको कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। ये मेटाफोरिकल रेफरेंस है ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। और उन्होंने कहा फिर मैंने अपना तिरंगा जो है वहाँ पे लहराया। ठीक है, दुनिया में आप कह सकते हैं दुनिया का जो शिखर है, जो चोटी है, उस पर मैंने अपना तिरंगा लहराया। द फीलिंग इज़ अनडिस्क्राइबेबल। और उन्होंने कहा कि ये जो भावना है ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. मैंने देखा कि जो भारत का जो तिरंगा है हमारा, वो लिटरली आसमान को छू रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। वो लिटरली जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे लहरा रहा था। और वो जो फीलिंग है, जो एक आप कह सकते हैं कि जो भावना, जो फीलिंग, जो मोमेंट था, वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक मोमेंट था जो भारतीय होने के तौर पे मुझे बहुत बहुत गर्व और हर्ष महसूस हुआ। ठीक है। Also the fervent environmentalist Santosh collected and brought down 500 किलोग्राम फ्रॉम गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और इसमें एक और वो फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट थी। फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट मतलब जो बेसिकली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो वातावरण को ठीक रखने में या वातावरण को सुधारने में या वातावरण में जो भी प्रदूषण है उसको रिवर्स करने में उनका बहुत ज़्यादा काम था, वो करना चाहती थी। और उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, वो पूरा जो एनवायरमेंट है, हमारा इकोसिस्टम है, उसको शी वांट्स टू कीप इट बैलेंस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि संतोष ने कलेक्ट किया और तकरीबन 500 किलोग्राम गार्बेज
जो है वो हिमालय से वापस लेके आए। आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट पे आज की डेट में इतना गार्बेज और इतनी डेड बॉडी, इतने कैरकसेस हैं कि आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमने वर्ल्ड के उस हिस्से को भी जिसको हम वर्जिन माना करते थे उसको भी भारत ने या भारत के लोगों ने तो नहीं, पर आप बात करें तो पूरे विश्व में ही वो लोग जो वहाँ पे जाते हैं, पहुँचते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, एक्सपीडिशंस जाते हैं, उन्होंने उसको भी दूषित कर दिया है कहीं ना कहीं। इतना प्लास्टिक गार्बेज और इतनी डेड बॉडीज़ वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो गई हैं। और आज भी आप बात करते हैं तो एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक पूरी एक एक्शन प्लान लिया जा रहा है जब आपको कहा जा रहा है कि आपको एवरेस्ट को और हिमालयाज़ को क्लीन करना है। अब अबाउट दी ऑथर आप समझ लेते हैं संतोष यादव। इनका जन्म जो था वो 1969 को हुआ। इंडियन माउंटेनियर हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कांगशुंग फेस शी क्लाइम्ड। अब आपको क्या पता चल रहा है, पहली वुमेन है जिन्होंने सक्सेसफुली क्लाइम किया एक पर्टिकुलर फेस से, है ना। मतलब अलग अलग एरियाज होते हैं कि आप एक्सपेडिशन कहाँ से लेके जा रहे हैं उस पर बात हो रही है। तो कांगशुंग फेस से क्लाइम करने वाली ये पहली महिला थी जिन्होंने सक्सेसफुल इसको फतेह किया। शी क्लाइम द पीक फर्स्ट इन May 1992 एंड देन अगेन इन May 1993। शी इज़ अ पद्मश्री अवॉर्डी। आपको ये इनके बारे में पता चलता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं संतोष यादव के बाद बात कर लेते हैं हम मारिया शरापोवा के बारे में। मारिया शरापोवा एक ऐसा नाम जिसको मुझे लगता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, नहीं है, डजेंट मैटर, आपको मारिया शरापोवा आप ज़रूर जानते होंगे। मीन्स वर्ल्ड की नंबर 1 रही वो फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 21 मंथ्स, राइट, 21 वीक्स, सॉरी। वर्ल्ड नंबर 1, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रशियन टेनिस प्लेयर, टेनिस स्टार। और अगर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में से, लेकिन वर्ल्ड में रशिया की पहली ऐसी वुमेन प्लेयर जिनको करियर ग्रैंड स्लैम मिला है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, द स्टार, द सेंसेशन, द टेनिस एस प्लेयर मारिया शरापोवा। Okay, there's something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. अगर आप बात करते हैं मारिया शरापोवा तो मारिया शरापोवा के बारे में जो फ़ैन फॉलोइंग थी ना भाई साहब मारिया शरापोवा की, मतलब इट वाज अ क्रेजी फ़ैन फॉलोइंग। ठीक है, अगर आप बात करते हैं मारिया शरापोवा की फ़ैन फॉलोइंग, मतलब आप राफा नडाल या अगर आप बात करते हैं बेकहम, मतलब ऑलमोस्ट आप उसमें क्रिश्चियन रोनाल्डो या बेकहम उस लेवल की फ़ैन फॉलोइंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें मारिया शरापोवा का नाम समझ में आता है महिलाओं में। ठीक है, अगर आप बात करते हैं उनकी बहुत, शी वॉज ऑल्सो नोन फॉर अ वेरी ग्लैमरस स्माइल एंड वेरी ग्लैमरस अटायर, राइट। ग्लैमरस अटायर मतलब जिस तरह से वो ड्रेसअप होती थी उसके लिए भी वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ साथ, स्पोर्ट्स स्टार के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने लुक्स के लिए और अपने डिज़ार्मिंग स्टाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, राइट। ओके, सो शी वाज आइकॉन फॉर मोर देन वन थिंग। अब हम बात कर लेते हैं एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड ऑन Monday 22 August 2005 to the world number 1 position in women's tennis। ठीक है, अब ये आप बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये 2005 में 22 अगस्त 2005 को वो ऐतिहासिक दिन था जब उनको ये पोजीशन मिलती है, जब वो वर्ल्ड की वुमेंस की टेनिस की नंबर 1 बन जाती हैं। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। अभी जब कहा जाता है कि ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इट इज़ लाइक हाइपरबोले इन द सेंस आप किसी चीज़ को अंडरस्टेट कर रहे हैं, राइट, नॉट इन फैक्ट हाइपरबोले। अगर आप इसको फिगर ऑफ स्पीच में देख रहे हैं, यू आर अंडरस्टेटिंग एन अचीवमेंट लाइक दिस। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager looks just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अगर आप बात करते हैं तो 2000 में स्टार्ट करा उन्होंने अपना करियर, और आप कह सकते हैं साइबेरियन, मतलब ये उनकी एथनिसिटी की बात हो रही है, और टीनेजर थी वो उस टाइम पे। उनको तकरीबन सिर्फ 4 साल का वक्त लगा प्रोफेशन में, अपने इस प्रोफेशन में फोटे इस हासिल को, ये पिनिकल आप कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं एपिक्स पॉइंट या एक्मे ऑफ द रिकग्निशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको मारिया शरापोवा के बारे में पता चलती है। नाउ लेट्स कम टू दिस सेकंड पार्ट। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would have been prepared to endure। अगर आप बात करते हैं तो अब हम जाते हैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा, जिसको आप कहते हैं कि फ्लैशबैक में जाती है पिक्चर, कि ठीक है उनको वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो 2005 में बन गई। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रैपिड एक्सेंट में अगर हम देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, फेयरली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आप बात करते हैं
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की, तो उसमें एक बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है आपके साथ compete करने के लिए खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं कहाँ से हुई, ये 9 साल पहले हुई, और ये उस लेवल का आप कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस मांगती थी जो बहुत ही कम बच्चे उनकी आयु के सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, ठीक है। नाउ लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड her 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब लिटिल मारिया मतलब जो छोटी सी मारिया थी वो भी 10 साल की भी नहीं हुई थी जब उनको पैक कर दिया गया और उनको भेज दिया गया कहाँ पे, ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनको यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और ये वो पहला सफ़र था जो उनके फादर के साथ उन्होंने किया, यूरी उनके फादर का नाम था, और इस सफ़र ने उनको लॉन्च किया एज अ जिसमें आप कहते हैं कि उनकी जो सक्सेस का पाथ था या स्टारडम का पाथ था वो यहाँ से आप कह सकते हैं शुरुआत जो हुई उसकी हुई। नाउ बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम माई मदर येलिना। पर इसका मतलब ये भी था कि अब उनके साथ क्या हुआ कि वो वहाँ पे चली गई, यूरी के साथ अपने फादर के साथ वो चली गई, लेकिन इसका मतलब ये था कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि स्टार की प्रिपरेशन जो थी, वो टेनिस प्लेयर बनने की जो प्रिपरेशन थी वो चालू हो गई, लेकिन ये वो वक्त था जब उनको 2 साल अपनी माँ से अलग रहना था। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. अब क्या हुआ, उनको 2 साल अपनी माँ से दूर रहना था क्योंकि उनकी मदर को वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो US ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, उनको साइबेरिया में रहना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in her life that tennis excellence would only come at a price. तो आप कह सकते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची ने जो मात्र 9 साल की थी उसने एक बहुत बड़ा लेसन जो है अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सीख लिया था कि अगर आपको टेनिस में कुछ करना है या जीवन में कुछ करना है तो वो एक प्राइस के बाद आपको एक कीमत उसके लिए चुकानी पड़ती है। यू ओनली हैव टू पे द प्राइस, समथिंग ओनली कम्स विद द प्राइस अटैच्ड, राइट। और ये उनकी प्राइस थी कि उनको अपनी मम्मा से दूर रहना पड़ रहा था। नाउ आई यूज्ड टू बी सो लोनली, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब वो कहती हैं कि भाई मैं इतना लोनली फील करती थी क्योंकि मैं अपनी मम्मा को मिस करती थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि मेरे फादर बहुत वर्क हार्ड कर रहे थे, he was working really hard to keep my tennis going, you know, really going and keeping at pace. मतलब आप कह सकते हैं कि उनको जो when he was the one who was earning, and उनको जो है उनकी टेनिस को चलाने के लिए या उनको टेनिस सिखाने के लिए उनको पैसे अर्न करने पड़ते थे, तो वो भी उनको नहीं देख पाते थे, ठीक है। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. Another tennis pupil would come in 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. अब क्योंकि वो छोटी थी तो she was getting bullied by everyone also. मतलब वो कहती थी कि I was so young, मैं 8 बजे सोने चली जाती थी, लेकिन बाकी जो टेनिस सीख रहे थे वो रात में 11 बजे आते थे और वो मुझे उठाते थे और उनसे कहते थे कि अपना रूम जो है वो पूरा साफ़ करो और टाइडी अप करो, ठीक है। Instead of letting that depress me, I became more quite determined and mentally tough. लेकिन अब वही होता है ना कि कोई चीज़ आप कैसे ले रहे हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब हो सकता है कि वो उस चीज़ से गिव अप कर देती, थक जाती, या वो अपना जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देती कि उनको टेनिस प्लेयर बनना है। वो अपनी मदर से दूर रह रही थी, उनके फादर को देख नहीं पा रही थी, यहाँ पे जो सीनियर्स थी वो उनको बुली कर रहे थे, राइट। तो बट वो सब होने के बावजूद उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस्ड मी, आई बिकेम मोर क्वाइट डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ। मैं अपने आप को ज़्यादा मुझे आप कह सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों से मैंने सीखा और ये चीज़ें मुझे मेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ किया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को आप कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को टफ किया और मैंने ये देखा कि ये हालात सिचुएशन मुझे किस तरह मजबूत बनाएंगे, और मैंने ज़्यादा और ज़्यादा मैं डिटर्मिन्ड होती चली गई। मैंने कभी भी भागने की नहीं सोची बिकॉज मैं एग्जैक्टली जानती थी कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड। वो कहते हैं कि जब आप ऐसी जगह से आते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, या आपके पास आप जहाँ से आए हैं वहाँ आपके पास कुछ नहीं था, या आपके पास एग्जैक्टली कुछ खोने को नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो आप एक तरह से उस चीज़ को पाने के लिए बहुत हंग्री और बहुत डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, ठीक है। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट दैन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम्स। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अगर इससे भी वर्स मेरे साथ होता या इससे भी ज़्यादा मेरी इंसल्ट होती, ह्यूमिलिएशन होती, तो शायद मैंने भी वो भी बर्दाश्त की होती, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है।
That toughness runs through Maria even today. वो toughness आज भी उनके अंदर है. It was a key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 at a spot in the following year. मतलब अगर आप कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो toughness जो है ना, वो determination, वो जो भूख थी कहीं पहुंचने की, वो उनके अंदर आज भी है और यही वो रीज़न रहा है, यही वो की रही है कि जिसकी वजह से वो बैक कर पाई मतलब उनको मिला, ठीक है, वो हासिल कर पाई वुमेन सिंगल क्राउन विंबलडन में 2004 में एंड मिट्योरिक राइज, मतलब उसके बाद जो उनकी जिसको आप कहते हैं मिट्योरिक राइज हुई है, मतलब जो उसके बाद जो उनकी चढ़ाई हुई है ऊपर की तरफ शिखर की ओर, वो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड #1 स्पॉट जो है वो 2005 में जब उनको मिला तो उसके लिए उन्होंने बहुत कीमत चुकाई थी. Now, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of the tennis fans, for the youngster herself that appears to be no room for sentiments. अगर आप बात करते हैं तो अगर आप उनकी पूरी स्टोरी देखते हैं तो एक साइबेरियन प्लेन, एक आप कह सकते हैं कि बहुत साइबेरिया के बीहड़ से प्लेन से आई हुई, फ्रोजन प्लेन्स जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से आई हुई एक बच्ची जो कि आप कह सकते हैं वहाँ से उसने सफ़र तय किया और वर्ल्ड की #1 बनी वो टेनिस प्लेयर, ठीक है. वो उसकी जो स्टोरी है वो कई सारे जो टेनिस के प्रेमी हैं, टेनिस को देखने वाले हैं, उनके फ़ैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसने प्रेरित किया, ठीक है. लेकिन आप कह सकते हैं कि उस जैसी महिला के लिए, उस जैसी लड़की के लिए, खुद के लिए कोई भी रूम नहीं था सेंटिमेंट्स के लिए. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गेव व्हेन शी आस्क्ड अबाउट द एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर्स द सैक्रिफाइस वर वर्थ इट. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उनको लगता है कि भाई उन्होंने बहुत कुछ खोया या उन्होंने बहुत कुछ, आप कह सकते हैं कि उनको, जब आप कह सकते हैं ना एक लोग सिंपथसाइज या एम्पथाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, तो आपको उनके आंसर्स और उनके रिप्लाई से आपको ये समझ में आता है दैट वो इस बात को लेके बहुत क्लियर है कि जो भी सेक्रीफाइसेस उन्होंने ज़िंदगी में किए या जो भी उन्होंने दिया इस गेम को, वो सब कुछ वर्थ था. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज़ हम मंत्रा फॉर सक्सेस. वो कहते हैं कि मैं बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ और मैं बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ. एंड शी सेज इट इन with a pinch of pride कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मैंने अपना 100% इस गेम को दिया है और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर वो फियर्स, एक तरह की आप कह सकते हैं हंगर या भूख है उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो मैं ज़िंदगी में पाना चाहती हूँ. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. ठीक है. अब वो ये कहती हैं कि एक बात है कि वो ऑब्वियसली उनकी जो बात करने का तरीका है, 9 साल की आयु से वो अमेरिका में रहीं तो उनके पास एक अमेरिकन एक्सेंट है उनकी बात करने में, लेकिन वो बहुत प्राउड हैं अपनी रशियन नेशनलिटी और एथनिसिटी को लेके. क्लियरिंग और डाउट शी सेज, आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी. उन्होंने कहा ये बात कि भाई ठीक है, मैं रशियन हूँ और मैं बहुत प्राउड रशियन हूँ. ये ठीक है कि US का बहुत बड़ा योगदान रहा है या बहुत बड़ा पार्ट रहा है मेरी लाइफ का, लेकिन मेरा खून जो है वो रशियन है, मेरी जो सिटीजनशिप है वो रशियन है और मैं बिल्कुल रशिया में, अगर ओलंपिक्स होते हैं और रशिया चाहे कि मैं रशिया को रिप्रेजेंट करूँ तो मैं बिल्कुल एज अ रशियन उनको रिप्रेजेंट करूँगी. लाइक एनी Number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as a hobbies. ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी टीनेजर के जैसे ही, एक नॉर्मल टीनेजर के जैसे ही उनको तैयार होने का, गाने का, म्यूज़िक का बहुत शौक है. ठीक है, उनकी हॉबीज़ बोलती हैं वो. शी लव्स रीडिंग द नॉवल ऑफ आर्थर कैनन डॉयल. उनको किताबें पढ़ने का, खासकर सस्पेंस थ्रिलर्स पढ़ने का, शर्लॉक होम्स का बहुत शौक है और वो आर्थर कैनन डॉयल की बहुत बड़ी फ़ैन है जहाँ उनकी रीडिंग चॉइस की बात आती है. हर फॉरनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग appear at odds with her love for pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. आप कहा जाता है कि उनकी फॉर्नर्स, उनको सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये कई बार आप सोच सकते हैं कि बड़े appears at odds, मतलब काफ़ी कुछ ऑड या आप कह सकते हैं ऑपोजिट लगता है. जैसे कि उनको शौक है पैनकेक खाने का और उनको चॉकलेट स्प्रेड और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स का बहुत शौक है. तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये आपकी ओबेसिटी बढ़ाती हैं और उनको वो अपनी फिटनेस को लेके भी बहुत ज़्यादा फ्रीकी हैं. तो आप कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें बिल्कुल, आप क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट साउंड करती हैं. ठीक है. मारिया शरापोवा
कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। पिजन होल्ड मतलब कि आप किसी उसमें उनको बंद कर देना, पिजन होल्ड मतलब किसी चीज़ में आप उनको सीमित करना किसी इंसान को, या कैटेगराइज करना कि भाई वो इस ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ठीक है, वो नहीं किया जा सकता। उनका टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप उनको किसी भी हाल में पिजन होल नहीं कर सकते, आप उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी एक आप जो कह सकते हैं कि उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन है, ये डिज़ायर है ज़िंदगी में सक्सीड करने की, ये रेडीनेस है उनकी जो कि वो टॉप पे पहुंचने की, आप कह सकते हैं दुनिया को जीतने की, वो उनके अंदर है और इस वजह से आप उनको पिजन होल नहीं कर सकते। Few would grudge her the richness she is now reaping। अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ग्रज करते हैं या कहीं ना कहीं उनसे एनवी करते हैं फॉर द रिचेस, ठीक है। रिचेस मतलब जो भी चीज़ें वो आज उनके पास वो ओन करती हैं, या जो भी आज उनके पास मकाम पे जिस पे वो हैं, या जो चीज़ें उनके पास आज हैं, उन चीज़ों को लेके कई लोग उनसे आज भी ग्रज जो है वो रखते हैं। रीपिंग मतलब जो आप कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो बोना और काटने वाली जो बात है उसकी बात हो रही है रीपिंग में। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. लेकिन वो क्या कहती हैं इस बारे में, वो मोटिवेशन की बात करते हैं कि हाँ ये बात सही है कि पैसा जो है वो मोटिवेशन है, ठीक है। Tennis is a business and the sport, but the most important thing is to become the number one in the world. That's the dream that kept me going. वो कहती हैं हाँ बिल्कुल सही बात है कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा टफ उसमें से आई थी, मैंने बहुत तंगी देखी थी, मुश्किल देखी थी, मेरे पिता बहुत मेहनत करते थे मुझे टेनिस लेसन्स दिलाने के लिए, तो वो एक पार्ट है। और पैसा है टेनिस में बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, बिजनेस भी है, ये भी मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचना जो था वो मेरे जीवन का मकसद था, जिसने विच केप्ट मी गोइंग। मतलब अगर वो एम्बिशन मेरा नहीं होता कि मुझे वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचना होता, तो सिर्फ पैसा जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था टू कीप गोइंग और परस्यूइंग द टेनिस। दिस इज व्हाट शी सेज, बट शी सेज दैट इट वाज द मोटिवेशन टू रीच एट द टॉप विच केप्ट मी गोइंग, जो जिन्होंने उनको हुक्ड रखा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मारिया शरापोवा की, एज यू कैन सी हर हियर, मारिया शरापोवा, यूरियवना शरापोवा, बोर्न ऑन अप्रैल 19, 1987, रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी, यूनाइटेड स्टेट्स रेजिडेंट रही 1994 में। शरापोवा ने अपनी, अगर आप बात करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का टूर किया 2001 में और उनको रैंक किया गया वर्ल्ड नंबर 1 इन सिंगल्स बाय द WTA ऑन 5 सेपरेट ओकेजन्स फॉर द टोटल ऑफ 21 वीक्स। 21 हफ्ते, जैसे मैंने कहा 21 हफ्ते तक वो अपने चरम पर रही। शी इज़ वन ऑफ द 10 वुमेन एंड द ओनली रशियन टू होल्ड द करियर ग्रैंड स्लैम। जैसे मैंने कहा था कि बहुत चुनिंदा महिलाओं में से, लेकिन रशियन तो अकेली महिला रही जिनको करियर ग्रैंड स्लैम जो ओन करती हैं। शी इज़ ऑल्सो द ओलंपिक मेडलिस्ट हैविंग अर्नड सिल्वर फॉर रशिया एंड वुमेन सिंगल्स एट 2012, ठीक है। रशिया के लिए इन्होंने सिंगल्स मिला इनको, और आप कह सकते हैं कहाँ पे इन्होंने किया था, लंदन में। लंदन के जो समर ओलंपिक्स थे उसमें इनको सिल्वर मेडल इन्होंने जीता रशिया के लिए। जैसे उन्होंने कहा था ना कि अगर रशिया चाहे तो मैं उनको ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट ज़रूर करूँगी, और ये चीज़ उन्होंने की भी। अब थीम क्या है भाई, रीच ऑफ द टॉप। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा इसका थीम क्या था? थीम ये था, जैसे नाम हम पढ़ पा रहे हैं, रीच फॉर द टॉप, आप बात कर पा रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। पहला पार्ट जो था हम बात कर रहे थे अ वेरी ओन संतोष यादव जी की, जो कि माउंटेनियर हैं, जो कि वर्ल्ड में उनका फीट रहा। 2 ऐसी औरतों की कहानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना लोहा जो है पूरी दुनिया से मनवाया, ठीक है। 2 औरतें जो एक बेसिक, बहुत ही बेसिक घर से आई थी, जिनके पास आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आप उनके घरों में बहुत ज़्यादा माहौल था जो उन्होंने किया, वो शायद अपनी तरह की पहली थी। अगर आप संतोष यादव जी की बात करते हैं तो वो बहुत एक अफ्लुएंट परिवार से थी, लेकिन पहली लड़की थी जिन्होंने घर के बाहर कदम रख के इस तरह के कोई फीट अचीव की। और मारिया शरापोवा भी आप कह सकते हैं उनके पेरेंट्स का बहुत समर्थन था कि वो टेनिस खेलें और वो आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी वो अपनी तरह की पहली महिला थी जिन्होंने इस तरह का काम किया और इतना रिमार्केबल फीट अचीव किया, ठीक है। वो रशिया की पहली लड़की थी, पहली महिला थी जिनको आप कह सकते हैं करियर ग्रैंड स्लैम मिला। और यहाँ पे संतोष यादव जो थी वो पहली महिला हैं पूरे विश्व में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया। तो यहाँ पे थीम क्या है? थीम बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक ओल्ड एडिज की। एडिज मतलब एक जो कहावत है बहुत पुरानी कि जहाँ पे रास्ता होता है, जहाँ पे चाह होती है वहाँ राह होती है। When there is a will, there is a way। और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हार्ड वर्क का या मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जीवन में आपको हर वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, या आपको जिस तरह से आप अपना आराम आपको त्यागना पड़ता है, आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड एंड स्टैंड फर्म ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, ठीक है। अगर आप ये बात करते हैं, अगर आप इस एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो दोनों रिट्रेट करते हैं सेम रेलेवेंस को, ठीक है।
कि आप जो करना चाहते हैं अगर आप उसके लिए वाकई में डिटर्मिन्ड हैं तो वो हो जाएगा. लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस एंड वी गेट pricked by the thorns before we are able to cherish the softness of petal and the fragrance of the flower. ये थोड़ा सा हमने poetic sense में लिखा है, आप इसको अपने तौर पे भी explain कर सकते हैं that you know things get difficult and you have to walk on a difficult path, but if you want to really reach to somewhere you need to pay the price for that. That is the theme of the chapter. नाउ ग्लोसरी हम ऑलरेडी इसकी तैयारी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैं आपको और बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. आइडियलाइज करना मतलब एडमायर करना किसी को, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप किसी को जब पसंद करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम इसको आइडियलाइज करते हैं, मतलब ये हमारे आइडियल, मतलब हम इनको मानते हैं, पूछते हैं उस लेवल में. ठीक है. एडमायर करना किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना या किसी के लिए अप्रूवल होना. डेस्टिनी यहाँ पे जो मतलब है उसका मतलब है फ्यूचर. फेट समथिंग जो कि एक्सपेक्टेड है हैपन होना फ्यूचर में, कि मेरी डेस्टिनी है मतलब मेरे भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है उस रेफरेंस में. कंटेंटमेंट, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. ट्रेडिशनल, बहुत जो पुराने जो एक एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल. ठीक है. रैशनल पाथ, पाथ बेस्ड ऑन इन अकॉर्डेंस टू दी रैशनल एंड रीजन एंड लॉजिक, है ना. सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक जो मन घड़ंत चीज़ें, कोई चीज़ जिनका लॉजिक है, किसी चीज़ का जिसका आप कह सकते हैं कि भाई इसकी कोई रैशनैलिटी है, इसके पीछे सोची समझी वजह है, उसको हम कहते हैं रैशनल. फ्लुएंट, जिसमें कहा कि जिनके पास काफ़ी पैसा है, जिनके पास काफ़ी फाइनेंशियली जो वेल ऑफ है, मटीरियलिस्टिकली वेल ऑफ है, उनको हम कहते हैं अफ्लुएंट. ठीक है. प्रिवेलिंग मतलब एग्जिस्टिंग, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है पर्टिकुलर टाइम पे या आज के टाइम पे. ठीक है. प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस मतलब आज के हालात को देखते हुए, इस तरह से हम बोलेंगे. एनरोल्ड, ऑफिशियली रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब आपको अगर हम बात करते हैं कि एनरोल कराया गया तो मतलब आप आप इंस्टीट्यूट में आपने खुद को एनरोल करा लिया, मतलब आप उसमें अब उसके मेंबर या सदस्य जो हैं वो बन गए हैं. Politely, in the respectful and considerate manner. Urge, try earnestly or persistently or persuade someone to do something. Vanishing मतलब ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ बिल्कुल अचानक से गायब हो गई या suddenly disappear हो गई, completely out of scene चली गई. ठीक है. Affirmative, agreeing with or consenting to the statement or request. Affirmative आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा affirmative वे में, ये बात जो थी affirmative वे में कही गई या बोली गई. ठीक है. तो affirmative वे में बोला जाना मतलब कि आप किसी चीज़ से अग्री कर रहे हैं या आप कंसेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, स्टेटमेंट को या रिक्वेस्ट को. ठीक है. मोटिवेटेड, प्रोवाइड समवन विद द रीज़न फॉर डूइंग समथिंग. मोटिवेटेड आप कह सकते हैं कि हम जब कहते हैं कि आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू डू दैट, मतलब किसी चीज़ ने आपको प्रेरणा दी है कोई काम करने का. ठीक है. उसने आपको मोटिवेट किया है, प्रेरणा दी है. एक्सपेडिशन, जर्नी जो आप लेते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो लेते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेशली जब आप माउंटेनियरिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो उनको हम माउंटेन एक्सपेडिशंस वगैरह बोलते हैं. मैच्योर्ड, जब आप कहते हैं कि पूरी तरह ग्रोन या डेवलप्ड. ठीक है. रेजिस्टेंस, आप जब ये कहते हैं रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद समथिंग, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यू आर शोइंग रेजिस्टेंस, मीन्स आप उस चीज़ को कंप्लाई नहीं कर रहे विद द रूल. ही वाज रेजिस्टिंग द रूल्स, मतलब उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, वो रोक रहा है उसको फॉलो करने से. इक्विप्ड, सप्लाई विद द नेसेसरी आइटम्स फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब आपको कोई एक्सेसरीज या आपको कोई आइटम्स चाहिए होते हैं तो उसको हम कहते हैं यू आर वेल इक्विप्ड टू गो टू अ रेंज, मतलब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज हैं जो आपको ज़रूरी है वहाँ पे टेरेन में जाने के लिए. एंड्योरेंस, पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस या फिजिकल स्टेमिना के तौर पे यहाँ पे बोला गया है. कल्मिनेशन, हाईएस्ट या फाइनल पॉइंट ऑफ समथिंग, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन. ठीक है. उसको हम कहते हैं कल्मिनेशन. नाउ यूनिक ऑफकोर्स हम जानते हैं कोई चीज़ जो अपनी तरह की पहली हो या अकेली हो. एनल, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड, जो के साल भर के जो इवेंट्स रहते हैं या क्रोनोलॉजिकल जो कोई हैपनिंग्स रहती हैं उनको हम कहते हैं एनल्स. बेस्टो करना मतलब किसी चीज़ को कन्फर करना या प्रेजेंट करना किसी को. लिटरली मतलब लिटरल मैनर में. ठीक है. मतलब जो चीज़ आप कह रहे हैं when she was literally at the top of the world, मतलब वो माउंट एवरेस्ट पे थी और वाकई में वो दुनिया की चोटी पे थी, सबसे ऊंची जगह पे थी दुनिया की. ठीक है. तो मतलब जो लिटरल मैनर या सेंस में जो बात ली जाती है उसको. एग्जैक्टली, इनॉर्मिटी, द ग्रेट एंड एक्सट्रीम स्केल, सीरियसनेस, लार्ज साइज और स्केल. अनफर्ल करना मतलब फहराना या तिरंगा, जैसे हमने कहते हैं तो हम तिरंगे को अनफर्ल करते हैं, खोल के लहराते हैं, फहराते हैं, उसको बोला गया है. ठीक है. स्पेशली इन ऑर्डर टू ओपन टू द विंड्स. अनडिस्क्राइबेबल मतलब टू अनयूजुअल, एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते. फर्वेंट, हैविंग और डिस्प्लेइंग अ पैशनेट इंटेंसिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट इंटेंसिटी हो, उसको हम कहते हैं फर्वेंट. ठीक है. ये हमने पूरी ग्लोसरी कर ली है. अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे. क्वेश्चन आंसर्स अगेन हम पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस.
लेकिन एक बार हम पढ़ लेते हैं सो दैट आपको किस तरह से लिखना है, यू विल गेट द नैक ऑफ इट। ठीक है, पिक अप एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड एग्जिबिट संतोष स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू यू। आपको ये बताना है कि भाई किस तरह से है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू ने पूछा है तो आपको भी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में ही जवाब देना है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू यू आपकी भावना है, आपकी चीज़ पूछी है तो आपको बिल्कुल उसी तरह इसको बोलना है। अकॉर्डिंग टू मी द इंसिडेंट दैट एग्जिबिटेड हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर वॉज व्हेन संतोष हेल्प्ड हर co-climber on a trek up the Everest. Two of her co-climbers were seen in a distress situation due to empty oxygen cylinders. One of them succumbed. Succumbed मतलब give up कर देना है ना, मतलब वो बचा नहीं पाई थी, succumb कर गए वो situation को या injuries को। जब हम कहते हैं so and so person succumbed to the accident or succumbed to the injuries, मतलब वो उसको survive नहीं कर पाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं succumb करना। But she rescued मनोज सिंह by sharing her oxygen cylinder till they reached their destination. जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचे तब तक उन्होंने अपना क्या किया, मनोज सिंह को उन्होंने ज़रूर बचा लिया। तो आपको ये जो इंसिडेंट हैं, ये दो इंसिडेंट हमने पढ़े थे, वो सदर्न कोल वाला और मनोज सिंह जी वाला जो इंसिडेंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर ये बताते हैं पिक अप द इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, जो एग्जिबिट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जैसे मैंने कहा उनका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो चीज़ें, दो घटनाएं उनका कैरेक्टर स्केच बताती हैं। नाउ ओके, मारिया शरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, एक्सप्लेन। ये जैसे मैंने कहा कि पिजन होल या कैटेगराइज नहीं हो सकती, मतलब उनको बांधा नहीं जा सकता या उनको सीमा में रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मारिया शरापोवा जो थी, शी वाज अ लिटिल गर्ल हु वाज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन अ माउथ। बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन अ माउथ मतलब क्या होता है कि बहुत अमीर या रईस खानदान में जब आप पैदा होते हैं तब बोला जाता है द पर्सन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, लेकिन ये नहीं हुआ। ठीक है, उनकी ग्रेट डिटर्मिनेशन दैट हेल्प्ड हर क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। She was fond of reading, singing, dancing and very sophisticated gown on one hand and on the other। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, कि वो एक तरह की, अगर आप बात करते हैं एक नॉर्मल टीनेजर थी जिनको हंसने खेलने गाने का बहुत शौक था, पैनकेक्स खाने का शौक था और उनको ऑरेंज ड्रिंक्स, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पीने का शौक था, गाउन पहनने का शौक था। लेकिन वहीं पर अगर आप देखते हैं तो उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और वो उनको, आप कह सकते हैं कि उनको दो अलग अलग, आप कह सकते हैं उनके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, It was her talent and sacrifice that lifted her to the top of the world। मतलब ये सब कुछ है जो एक नॉर्मल टीनेजर लड़की के शौक होते हैं, उसकी पसंद होती है, वो सब कुछ होते हुए उनके अंदर एक ऐसी ग्रिट, एक ऐसा डिटर्मिनेशन था कि उनको वर्ल्ड नंबर 1 पहुंचना है जो उनको सबसे अलग करता था। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसी थी या वो वैसी थी, उनके अंदर दोनों ही चीज़ें जो थी वो आप कह सकते हैं दोनों के ही ट्रेड्स उनके अंदर मौजूद थे, इस वजह से उनको पिजन होल नहीं किया जा सकता। Therefore she cannot be categorized into any particular group or class of people। She was one of her kind। मतलब इस वजह से आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ काम करती थी या वो सिर्फ एक नॉर्मल टीनेजर जैसी हिप्पी जैसी थी और उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ में, कोई फोकस नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था लाइफ का, ऐसा भी नहीं था। वो दोनों चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस करती थी और शी वॉज दी वन ऑफ अ काइंड। उनको दोनों ही चीज़ें थी, इसलिए हम उनको कैटेगराइज या पिजन होल नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अब संतोष यादव की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिन्होंने उनको माउंटेनियर, एक अच्छा बेहतरीन माउंटेनियर बनाया है। ठीक है, अब देखो, इट रिक्वायर्स बोल्डनेस, fearlessness, sturdiness and faith in one's ability। अब आपको ये समझ में आता है कि भाई आपको माउंटेनियर बनना है और स्पेशली अगर आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक स्टर्डिनेस होनी चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ उनके अंदर थी। संतोष यादव इन फैक्ट मेड फॉर द माउंटेनियरिंग व्हेन शी वाज एंडोर्ड विद ऑल द क्वालिटी दैट आर प्री रिक्विजिट फॉर दिस करियर। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो थी, ये खूबी ऑलरेडी मौजूद थी जिसको उन्होंने होन किया। Just within the span of 4 years of her training in climbing, संतोष successfully scaled Mount Everest। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा, आप क्या कहते हैं, credential है। This in itself is a huge credential कि मात्र 4 साल में ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। Why didn't Maria leave Siberia for the US? Why didn't her mother go with her? How did this separation affect her? ठीक है,
ये हमने पढ़ा था कि मारिया was brought to Florida by the in the US by her father Yuri to get trained as a professional player and reach great heights of success and stardom in the sports. Her mother Yelena वो क्यों नहीं कर पाई थी? Because of the visa restriction, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. These 2 years of separation was too painful for the young Maria, but the girl endured this and sacrificed to pursue her dreams, and she learned early that everything comes with a price, that she has to pay the price for her success, right? This is something that she learned that the success comes at a price. ठीक है, ये चीज़ वो बच्ची ने बहुत जल्दी सीख ली थी. अब कैरेक्टर स्केच मारिया शरापोवा का ये हम ऑलरेडी बहुत सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. तो हम लिख देते हैं कि उनका जन्म जो था वो 1987 को हुआ. यूरी एंड येलेना इन रशिया. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द गेम्स ऑफ टेनिस एंड रैपिड एक्सेंट इन द फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगिन एट द वेरी यंग एज. ये हमने सीधे सीधे जो लिखा हुआ है ना उसी में से लिया है, हमने कुछ अलग नहीं लिया है. ठीक है, किया है. Sacrifice that the children would be prepared to endure at that age. She was taken to the United States by her father to enable her reach her chosen goal. ठीक है, उनके फादर ने उनके लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि एक तरह से मेहनत की माता पिता ने, और बहुत सेक्रीफाइसेस उनके पिता ने और उनके माँ ने भी किए उनको पढ़ाने के लिए. Separation from her mother was not easy for the little girl who understood that life was not the bed of roses. ठीक है. She had to overcome a lot of difficulties and make many sacrifices during her journey, which she did without losing her self-confidence and focus. Right? इसमें हम चाहें तो हम वो चीज़ भी बोल सकते हैं कि किस तरह से बाकी जो बच्चे थे उसको आके, जो सीनियर्स थे वो किस तरह से आके बुली किया करते थे और कहा करते थे नींद में से उठा के कमरा साफ़ करो. राइट? तो ये वाली चीज़ें भी जो थी हम मेंशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग हमें कितना लंबा आंसर लिखना है. ठीक है. She had to overcome a lot of difficulties and make many sacrifices during her journey, which she did without losing her self-confidence and focus. This young girl conquered the world of tennis at the young age of 18 and was crowned world number 1. Maria is yet another example to show the world that every step backward is an assurance to 2 steps forward on the road that leads to success. इसको अगर आप इस तरह लिख रहे हैं कि ये चीज़ें आपको ये बताती हैं कि आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या ज़िंदगी आपको आगे कैसे ले जाती है. कि अगर आप दो चीज़ें, लाइफ इज़ लाइक अ बूमरैंग, राइट, यू गो बैक एंड देन यू फ्लिक अहेड. तो ये चीज़ जो है ये आपको मारिया शरापोवा की कहानी से सुनने को, समझने को मिलती है. Now, compare and contrast the characters of parents of संतोष यादव and मारिया शरापोवा. अब हमने दो महान, आप कह सकते हैं, महिलाओं की जिन्होंने अपने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं झंडा गाड़ा है, हम उनकी बात कर रहे हैं. लेकिन हम उनका बैकग्राउंड जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने संतोष यादव का परिवार भी समझा है, हमने मारिया शरापोवा का भी समझा है. तो लेट अस ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट. अब देखते हैं. नथिंग इन कॉमन, अगर आप देखते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था. संतोष के पेरेंट्स जो थे बहुत ट्रेडिशनल इंडियन बैकग्राउंड से आते थे और वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्म करते थे सोसाइटी एंड कम्युनिटी को. ठीक है. इट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग दैट दे डिजायर्ड हैविंग अ गर्ल चाइल्ड बिकॉज दे ऑलरेडी हैड 5 sons. नाउ दिस चाइल्ड हाउएवर वाज नॉट गोइंग टू बॉग डाउन बाय ट्रेडिशन एंड सोसाइटी. हर रिजिड पेरेंट्स हैड टू फेस स्टिफ रिवोल्ट एंड चैलेंजेस दैट देयर डॉटर हैड अ माइंड ऑफ अ ओन. ठीक है. तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हर पेरेंट्स वर नॉट वेरी विलिंग, दे वर नॉट वेरी open to the idea, but still they gave in to the demands of their daughter. ठीक है, मतलब वो resist नहीं कर पाए. Finally they bogged down to the demands of their daughter, and they came from a very affluent but traditional and very orthodox family of Haryana, which is a district in India. ठीक है. Whereas her parents wanted to get her married at the very young age, ठीक है, 16 पे, but they have to give in to her wishes when she said that she had made up her mind to learn and grow. अब on the other hand, मारिया जो थी वो एक रशियन गर्ल थी और उनके pinnacle of glory पे गए with the support and sacrifices made by her parents on the equal measure, if not more. ठीक है. आप कह सकते हैं कि उनके फादर ने उनको अमेरिका ले गए. The father took her to America, worked hard to ensure that she does not fall short of the best training, right? He had to live away from his wife during this time due to visa restriction. They were with her in all her endeavors and helped her mentally and financially to become the world number 1 at the very young age of 18. तो आपको ये समझ में आता है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए और बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जो है वो संतोष यादव की फैमिली में और मारिया शरापोवा की फैमिली में था. पहले जो है जिनकी हमने बात की फॉर्मर, जहाँ पे जो संतोष यादव जी की फैमिली है उनका सपोर्ट जो है वो मिला, लेकिन वो बहुत ही अनमने मन से उनने उनको अपनी गिवन कर दिया अपनी डॉटर की डिमांड को. जबकि यहाँ पे मारिया शरापोवा के परिवार का 100% जो सपोर्ट है वो उनको मिला. इनफैक्ट उनके पेरेंट्स ने भी उतना ही सेक्रीफाइस किया जितना मारिया शरापोवा ने खुद किया होता. ठीक है.
with this, we have finally come to an end of a very, very interesting chapter. I'm very sorry, I have been terribly bad with my health, but I hope आपको समझ में आया है. We have been able to complete the chapter. और जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? आपको अगर कोई चीज़ कहीं पे ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आई है, प्लीज़ गेट बैक टू मी. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द आंसर्स, बट आई एम श्योर वी हैव डन ऑल दिस. आपको स्टेप अप अकेडमी को करना है एनरोल. आपको मालूम है हमारे यहाँ चलते हैं बहुत सारे कोर्सेज और सब में आपको मिल सकती है हेल्प, राइट? विथ मी, हु इज साइनिंग ऑफ, the cute little panda is signing off and says thank you, take care, and thank you for bearing with the bad health of your educator. Thank you so much.